Assalamualaikum dear students, I am Ms. Fahmida Kamal and today we are going to start our lecture number 15. But before going to start lecture number 15, मैं आपसे चंद एक बातें करना चाहती हूँ और आपसे कुछ फीडबैक भी एक तरह से आप वो हमें दे रहे हैं और हमें बता भी रहे हैं. तो आई होप कि अब तक जो हमने पढ़ा है वो आपने याद किया होगा. लेट्स हैव अ क्विक रिकैप ऑफ आवर प्रीवियस लेक्चर्स जो हमने अब तक पढ़ चुके हैं. लाइक हमने इंग्लिश ए के पोर्शन से अगर हम बात करें तो हमने अब तक अपने जो हैं 4 यूनिट्स में अकॉर्डिंग टू योर नोट्स, जैसे हमने 2 पोएम्स और 2 लेसन्स हम पढ़ चुके हैं. लाइक हमने पहली पोएम पढ़ी थी एडवेंचर ऑफ इज़ाबेल, ठीक है. उसके बाद हमने लेसन पढ़ा था लाइट इन द नाइट. देन हमने एक और पोएम पढ़ी दैट इज़ नो, दैट वाज अबाउट द मंथ ऑफ नवंबर, ठीक है. और उसके बाद हमने ब्लैक ब्यूटी जो है वो भी हमने रीड कर लिया इंग्लिश ए से, जिसमें हमने वर्ड सेंटेंसेस भी किए लेसन्स के और एमसीक्यूज़ किए तमाम पोएम्स और लेसन्स के, और साथ ही साथ हमने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर किए जो सिर्फ लेसन्स में थे और वर्ड सेंटेंसेस भी. अच्छा, एक और चीज़ क्लियर कर दूँ मैं स्टूडेंट्स कि हमने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और जो वर्ड सेंटेंसेस है वो हमने अपने लेसन्स के याद किए हैं, ठीक है. ताकि जो आपको मैं ये भी इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपके पोएम में ऑलरेडी समरी जो है वो समराइज़ हो गई है. सारा जो जितना भी टेक्स्ट है उसको समरी में हमने ऑलरेडी ब्रीफ फॉर्म में कर दिया हुआ है. तो आप समरी ज़रूर याद करें और जो है उसके एमसीक्यूज़ मैंने जैसे आपको बताया कि रूटीन में बना लें कि 10 एमसीक्यूज़ मैंने लास्ट में याद करने हैं, ठीक है. इसके अलावा कम टू द इंग्लिश बी साइड, हमने इंग्लिश बी में से एक अपनी फ़र्स्ट स्टोरी की द हेयर एंड द टॉर्टाइज, एक अपना फर्स्ट जो है वो ऐसे हम कर चुके थे माय हॉबी, एंड देन माय फर्स्ट एप्लीकेशन फॉर फ़ी कंसेशन एंड देन द लेटर. और हमने लेटर भी किया जो कि हमारा प्रीवियस वन हमारा लेक्चर था, दैट वाज अबाउट द लेटर पैटर्न. और फिर हमने लेटर के साथ साथ पैटर्न भी किया और हमने लेटर की भी रीडिंग की और उसको अंडरस्टैंड भी किया. दैट वाज अबाउट टू योर फादर आस्किंग फॉर सम मनी एंड द रीज़न दैट वाई यू नीड द मनी, और ये भी आपने बताना था. ये आई होप कि आप ये अब तक ये सब चीज़ें जितना हम पढ़ चुके हैं सिलेबस, बार बार बताने का मकसद सिर्फ ये है स्टूडेंट्स कि आपने ये अपना जो है इतना इस हद तक जो सिलेबस हम पढ़ रहे हैं आपने उसको लर्निंग में अपने साथ साथ चलना है आपने, ठीक है. तो यानी सिर्फ वही बात है कि वीडियो लेक्चर्स खाली अटेंड करके इसका कोई फ़ायदा नहीं है जब तक आप इन सब चीज़ों को याद नहीं करेंगे. डिटेल्स बताना यहाँ पे हमारा काम इसलिए है, वी ट्राई टू मेक इट ईजियर फॉर यू. अदरवाइज़ बुक को देखोगे तो आप याद कर लोगे, लेकिन उसमें वो एक जो अंडरस्टैंडिंग है, जो रेलिवेंट नॉलेज है अबाउट द पर्टिकुलर सब्जेक्ट लेसन या वो जो पोएम है, अब जब तक आपको वो सारे उनके पॉइंट्स नहीं पता होंगे तो वो लर्निंग का आपको कुछ खातिर ख्वाह कुछ समझ नहीं आएगा. तो कॉन्सेप्चुअल लेक्चर्स बनाने का पर्पस सिर्फ यही है कि आप उस टेक्स्ट के कॉन्सेप्ट को समझ जाएं, उस टेक्स्ट की बेसिक्स को समझ जाएं, एंड देन जब आप उसके एमसीक्यूज़ और उससे रेलिवेंट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर याद करो तो आपको पता हो कि इस लेसन में या इस पोएम में क्या हुआ था, और आप फिर उसके अकॉर्डिंग अपने लेसन्स की जो है वो एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चन तैयार कर सको. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर यूनिट नंबर 5 दैट इज़ द पोएम. और ये भी एक और पोएम है. हम जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था स्टूडेंट्स कि हमारे जो न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश है इसके जो कंटेंट्स हैं वो इस तरह से डिज़ाइन हुए हैं कि जिसमें एक पोएम है और एक लेसन है, एक पोएम एक लेसन. यानी जैसे जैसे आप जो है लेसन्स के बाद पोएम्स आती जाती हैं तो 1 पोएम प्लस 1 लेसन इज इक्वल टू 1 यूनिट. इस तरह से इनकी जो है वो कंटेंट्स की डिज़ाइनिंग हुई है. लेकिन अगर आप नोट्स के अकॉर्डिंग देखें तो अपने नोट्स में जैसे यूनिट नंबर 1 पोएम 1 थी, यूनिट नंबर 2 लेसन जो था लाइट इन द नाइट, यूनिट नंबर 3 नो पोएम, यूनिट नंबर 4 ब्लैक ब्यूटी लेसन था, एंड नाउ दिस वन इज़ द यूनिट नंबर 5 जो कि एक पोएम है मून विंड. Students, before we are going to read the text, आप अपने इंग्लिश टेक्स्ट बुक्स को अपने सामने खोल लें, ठीक है, एंड ओपन द पेज नंबर 25. पेज नंबर 25 पर आ जाएं. वेरी पिक्टोरियल पोएम, बहुत अच्छी इसकी पिक्टोरियल डिस्क्रिप्शन यहाँ पर दी गई है. जो जो हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह आप उसके साथ साथ पिक्चर्स के साथ ज़रा थोड़ा सा आपकी बुक जो है ऑलरेडी बहुत सारे इसके ये एक वन ऑफ द प्रोमिनेंट फीचर ऑफ दिस बुक इज़ कि यहाँ पर पिक्चर डिस्क्रिप्शन बड़ी अच्छी है जो आपको रिलेट कर देती है आपके टेक्स्ट से. आप खुद आपका इंटरेस्ट जो है वो डेवलप हो जाता है, स्पेशली जब आप टेक्स्ट को रीड करोगे. मून विंड, दिस इज़ द पोएम दैट इज़ रिटन बाय द टेड ह्यूज. टेड ह्यूज इस पोइट का नाम है.
पेज नंबर 26 पे इन योर टेक्स्ट बुक, पेज नंबर 26 पे ही अबाउट द पोएट यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं, मैं वो आपके लिए पढ़ूंगी और इसके साथ साथ आई विल ऐड सम मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस पोएट। टेड ह्यूज टाइम इरा इज़ 1930 टू 1998, यानी ये 20th सेंचुरी का मतलब जो आज इस वक्त जो है वो 20th सेंचुरी, पहले 19th सेंचुरी और इस तरह से प्रीवियस सेंचुरीज़ के साथ साथ इंग्लिश लिटरेचर से जो जो प्रोमिनेंट फिगर्स, जैसे हमने लाइट इन द नाइट चार्ल्स डिकेंस के बारे में पढ़ा था, ही इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट नॉवलिस्ट जो नॉवल राइटर था, उसके बारे में हमने पढ़ा था, जो कि वन ऑफ द प्रोमिनेंट नॉवल राइटर या नॉवलिस्ट जिसको हम कहते हैं, तो वो 17 सेंचुरी का एक प्रोमिनेंट फिगर था। इसी तरह से टेड ह्यूज जो हमारा पोइट है, ही इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोइट, इसके बारे में अगर मैं लिखूं तो इट्स नॉट रॉन्ग, ग्रेटेस्ट पोइट ऑफ 20th सेंचुरी, यानी ये 20वीं सदी का ग्रेटेस्ट पोइट इसलिए भी है। सेकेंडली इन 1984 में ही गॉट द ब्रिटेन पोइट ल्यूरेट का एक प्राइज़, इसको ल्यूरेट कहते हैं, जो इनाम याफ्ता होता है, यानी ये एक इनाम याफ्ता पोइट है और इसको मतलब अपॉइंट किया गया था, इसको नवाजा गया था, इस खिताब से इसको इनाम दिया गया था। और ये इस वजह से क्योंकि ही वर्क्स अ लॉट फॉर द सेक ऑफ पोइट्री, और साथ ही साथ हम इसके बारे में यहाँ पे आपकी बुक में भी लिखा हुआ है, ही वॉज बोर्न इन माइडलोमोराइड, ये जगह का नाम है यॉर्कशायर में, यॉर्कशायर का ये एक जगह है जहाँ पर ही वॉज बॉर्न। ही वेंट टू कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी टू स्टडी इंग्लिश, मतलब वो इंग्लिश पढ़ने के लिए जो है वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी गया, एंड लेटर स्विच टू आर्कियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी। आर्कियोलॉजी, व्हाट इज़ द आर्कियोलॉजी? इफ आई एम नॉट रॉन्ग द स्पेलिंग्स आर करेक्ट। इसमें और दिस वन इज द एंथ्रोपोलॉजी, यानी वो पहले इंग्लिश पढ़ने के लिए, यानी इंग्लिश जैसा हम मास्टर्स इंग्लिश करते हैं इस तरह से, एंड देन ही स्विच टू दीज टू पर्टिकुलर स्टडीज़, इसमें वो फिर उसने स्विच कर लिया। अब आर्कियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी क्या होता है? इफ़ वी आर इन आवर क्लास रूम, अगर मैं अपनी क्लास रूम में होती एंड माई स्टूडेंट्स आर इन फ्रंट ऑफ मी फिज़िकली, तो फिर मेरी एक, मैं ऐसे जब कुछ चीज़ें आती हैं तो मैं उनको ऐसे असाइनमेंट में दे देती हूँ, लाइक फाइंड आउट द मीनिंग, वो खुद से भी फाइंड करें। और इस तरह से स्टूडेंट्स में एक तो गूगल को जो वो करते हैं, सर्फिंग करते हैं, उसको पॉजिटिवली वो यूज़ करते हैं ताकि उनको इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा मिले। तो लेकिन खैर अभी मैं यहाँ पर खुद ही आपके लिए एक इंफॉर्मेशन सोर्स बन जाती हूँ कि व्हाट इज़ आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी एक्चुअली इट इज़ द स्टडी ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, लाइक जो इंसानी तारीख़ है उसके बारे में पढ़ना होता है, बाय द लुकिंग फॉर द रिमेन्स एंड ऑब्जेक्ट्स लेफ्ट बाय द पीपल हु लिव लॉन्ग अगो, यानी वो लोग जो जिसे हम कहते हैं ना आसारे कदीमा, ठीक है, उनकी स्टडी करके उसकी जो स्टडी होती है, यानी कि जैसे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, ये आप हिस्ट्री जोग्राफी के स्टूडेंट हो तो हिस्ट्री से रिलेटेड आपको पता होगा कि जो वहाँ से ऑब्जेक्ट्स मिल जाते हैं, जैसे ऑब्जेक्ट्स में क्या होगा, लाइक टूल्स हो जाते हैं या कॉइन्स होते हैं, पुराने ज़माने के सिक्के, तो उससे इंसान की जो हिस्ट्री, उसकी जो तारीख़ है, उसको जो पढ़ना होता है उसको आर्कियोलॉजी कहते हैं, यानी जो आसारे कदीमा की स्टडी है उसको आर्कियोलॉजी कहा जाता है। एंड द सेकेंड वन इज़ एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी क्या होता है कि दिस इज़ वन ऑफ द स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटीज़ एंड कल्चर, यानी जो हम माशरती, वो जो होती है ना माशरियात, माशरे से रिलेटेड, ठीक है, कल्चर से, डिफरेंट कल्चर्स को हम पढ़ते हैं, डिफरेंट सोसाइटीज़ को हम पढ़ते हैं। जैसे हमारा कल्चर जो है वो वेस्ट से हमारा ईस्टर्न कल्चर डिफरेंट होता है, तो इसकी जो स्टडी होती है और इसकी जो डेवलपमेंट होती है उसको आर्कियोलॉजी कहते हैं, एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं, ठीक है जी। एंड ही वॉन मैनी प्राइजेस फॉर हिज पोइम्स, यानी उसको ये तो उसकी अर्ली एजुकेशन थी टेड ह्यूज की, और उसके बाद ही हैव वॉन मैनी प्राइजेस फॉर हिज पोइट्री एंड वॉज अपॉइंटेड पोइट ल्यूरेट इन 1984। तो पोइट ल्यूरेट मतलब एक ऐसा शख्स हु इज़ ऑनर्ड विद एन अवार्ड
फॉर आउटस्टैंडिंग क्रिएटिव और इंटेलेक्चुअल अचीवमेंट, यानी कि जो एक इंटेलेक्चुअली या उसने बहुत ज़्यादा क्रिएटिव जो उसका काम होता है उसके लिए जो उसको अवार्ड दिए जाते हैं उसको ल्यूरेट बोलते हैं जी। तो यहाँ तक हमारे पोइट के बारे में था। आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ मूव टू द मून विंड। अब मून विंड के बारे में हम बात करते हैं। मून विंड अगर हम नाम को ही देखें सो दैट इज़ समथिंग रिलेटेड टू द मून, ठीक है, चाँद से रिलेटेड है। अब चाँद पे कैसा है, ये एक ऐसी इमेजिनेशन है जो हमारे माइंड में बचपन से हम कहानियाँ सुनते हैं चाँद के बारे में। तो यहाँ पर भी हमारा जो पोइट है टेड ह्यूज वो एक फैंटेसी इमेजिनेशन हमारे सामने क्रिएट कर रहा है कि एक्चुअली वी डोंट नो व्हाट हैपन ओवर द मून, कि उसकी सरफेस पे क्या हो रहा है। खैर हमें ये पता है कि बिकॉज ऑफ द लो ग्रेविटी यू आर अनएबल टू स्टैंड एंड यू आर अनएबल टू ग्रिप समथिंग, आप नहीं खड़े रह सकते क्योंकि लो ग्रेविटी है इस वजह से। अब उस लो ग्रेविटी के वाले कॉन्सेप्ट को उसने अपनी इस पोएम में जिस तरह से डेवलप किया है वो हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे और आई होप कि आप उसको अंडरस्टैंड करें। पहले मैं टेक्स्ट को लाइन बाय लाइन आपके लिए रीड करूँगी, वर्सेस को ट्रांसलेट करूँगी एंड देन हम इसका एक क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे या इसको जो समराइज़ करेंगे कि क्या इसमें कहने हमारे पोइट ने कहने की कोशिश की है। देयर इज़ नो विंड ऑन द मून एट ऑल। कहते हैं कि चाँद पर कोई हवा नहीं है। देयर इज़ नो विंड एट ऑल, कि बिल्कुल भी चाँद पर कोई किसी तरह की हवा। विंड वैसे हवा को कहते हैं, तीन तरह की वैसे हम टर्म यूज़ करते हैं एयर की। लाइक विंड कहते हैं तेज़ आंधी, तेज़ हवा को, ठीक है। एयर कहते हैं फॉर सेक ऑफ ब्रीदिंग, जब हम सांस लेने के लिए जो हवा लेते हैं उसको ब्रीथ के लिए एयर। और इसी तरह से ठंडी हवा कूल ब्रीज़ कहते हैं हम उसे, ब्रीज़ का वर्ड BREEZE ब्रीज़ का वर्ड यूज़ करते हैं। तो डिफरेंट टर्म्स हैं। When it's soothing and it's calm, so we call it breeze, and when it's harsh and taking the things out like the stormy nature, तो फिर हम उसको wind बोलते हैं। and for sake of breathing we called it air, तो हम जो scientifically हम इसको air बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मून विंड यानी चाँद पे चलने वाली तेज़ आंधी, अगर आप इसकी पिक्चर्स को देखो तो यहाँ पर वो कह रहे हैं देयर इज़ नो विंड ऑन द मून एट ऑल येट द थिंग्स गेट ब्लोन अबाउट। लेकिन हवा नहीं है पर चीज़ें जो हैं वो उड़ रही हैं इधर उधर। ब्लोन मीन्स एरप्ट और ब्रेक इन अनकंट्रोलेबल मैनर, यानी कोई चीज़ जो एक जिसको आप कंट्रोल ना कर सकें ब्लास्ट की सूरत में, ठीक है। दैट इज़ आपके मतलब आपके जो कंट्रोल में नहीं है, अनकंट्रोलेबल, कि ऐसी कोई चीज़ जो कि एक बेहंगम अंदाज में फैल जाए और वो आप उसको कंट्रोल ना कर सको। लेकिन चीज़ें जो हैं वो इधर उधर उड़ती फिर रही हैं, हालांकि वहाँ हवा नहीं है। बात वही आ गई जो मैंने स्टार्टिंग में कही थी कि लो ग्रेविटी, जो वो कशिश शक्ल है वहाँ पर बहुत लो है, इसकी वजह से चीज़ें जो हैं हवा ना होने के बावजूद इधर उधर उड़ रही हैं। एक चीज़ और, इस पूरी पोएम में हम उसकी वो एक फैंटेसी इमेजिनेशन को साथ साथ रीड करते जाएंगे। सो कीप दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट इन योर माइंड व्हेन यू आर रीडिंग द पोएम टेक्स्ट, इसका जब हम पढ़ रहे होंगे। इन utter stillness your candle shivers out. In utter stillness a giant marquee booms and flounders past you like a swan at sea. अब वो कहते हैं, पहले दो लाइंस को मैंने आपको एक्सप्लेन किया, उसके बाद वो कहता है इन अटर स्टिलनेस। अटर मीन्स कंप्लीटली, मुकम्मल तौर पे। स्टिलनेस कामनेस, यानी सुकून है, साकिन है, हर तरह से खामोशी है, क्वाइटनेस है, और मुकम्मल खामोशी है, मुकम्मल जो है वो सुकून है। योर कैंडल शिवर्स आउट, तुम्हारी जो कैंडल, अगर तुम वहाँ पर एक मोमबत्ती को जलाते हो तो वो भी फड़फड़ा कर एक बार फड़फड़ाती है। इन अटर स्टिलनेस अ जाइंट मार्की। मार्की कहते हैं, अगर यू कैन सी द मीनिंग वर्ड्स टू नो, अगर आप देखो तो टाइटल में ऊपर आपके ये ऑलरेडी कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं। मैंने वो वर्ड्स नहीं लिखे यहाँ पर, आई राइट डाउन द अदर्स वर्ड आपकी, ताकि ये और चीज़ें आपको इन और वर्ड्स के मीनिंग पता चल जाएँ। वर्ड टू नो में यहाँ पर है अ लार्ज टेंट, इसका मतलब होता है, मार्की का मतलब होता है एक बड़ा सा। अभी आप वी आर हैबिचुअल टू यूज़ दिस वर्ड फॉर द सेक ऑफ वेडिंग
जो डेस्टिनेशंस हैं हम उस पे कहते हैं ना कि वो जी उन्होंने मार्क ही करवाया। तो ये एक मतलब एक ऐसा जगह जहाँ पर एक बड़े से टेंट को लगाया जाता है, ठीक है, ओपन एयर की तरह ही होते हैं ये, लेकिन इधर वो टेंट के साथ कवरिंग की गई होती है। इफ़ यू सी ऑन द टॉप ऑफ योर पेज नंबर 25, अगर आप देखो तो यहाँ पे एक बड़ा कलरफुल मार्की, जैसे अक्सर सर्कस या मेले फेयर में जहाँ पर ऐसा एक मार्की लगता है उस तरह का वो डिज़ाइन किया हुआ यहाँ पर बना है, वेरी कलरफुल ना। तो अगर आप देखो तो वो कहते हैं कि एक बड़ा सा टेंट जो है वो बूम्स मीन्स लाउड साउंड, यानी शोर, एक ज़ोरदार आवाज़ शोर करता हुआ, एंड फ्लाउंडर्स पास यू लाइक अ स्वान एट सी, कि वो तुम्हारे फ्लाउंडर्स कहते हैं कि व्हेन समथिंग स्ट्रगल्स और प्लजेस इन मड और वाइल वेडिंग कहते हैं वैसे, जो आपके एक पाँव जो है किसी चीज़ में धंस जाना, जैसे किसी मड या वो बरसाती नाले होते हैं ना, जैसे पानी शैलो वाटर, उसमें आपके पाँव जैसे डूब जाते हैं। तो इस तरह से जैसे किसी समंदर में कोई स्वान यानी बगला जो है वो जिस तरह बैठा हो और उसके पाँव अंदर डूबे होते हैं, इस तरह से तुम्हारे पाँव वो जो हैं वो ऐसे शैलो रहेंगे, ज़मीन पे नहीं लगेंगे। इन अटर स्टिलनेस व्हिल यू स्टैंड इन द स्ट्रीट, कि उस मुकम्मल खामोशी में जब तुम एक चांद की एक गली में खड़े हो, I don't know there are streets or not, but this is the imagination. यहाँ पर हमारा जो poet है, he is actually imagining the things and he is giving us this imagination and he tries to amuse us, and in fact we are enjoying this all these things. हालांकि मेरा नहीं ख्याल कि actually में ऐसा होता है, वहाँ कोई मार्की तो नहीं होगा, लेकिन this is all about the fantasy, ठीक है, ये उसकी imagination है. While you stand in the street, a squall of hands and cabbages knocks you off your feet. तो एक squall means a sudden gust of wind, कि एक जो झक्कड़ आता है ना, एकदम तेज़ हवा का गोला जो है वो किनका, hands and cabbages, यानी मुर्गियों, और वो जो cabbages is a vegetable, like आप we are very used to know the word cabbage, हम जिसको बंद गोभी कहते हैं. तो ये कहता है कि उसका एक झक्कड़ जो है वो तुम्हें knocks you off your feet, तुम्हें तुम्हारे कदमों से उखाड़ कर परे ले जाता है. in utter stillness, और उस साकिन खामोशी या उस साकिन सुकून में, while you stand agog, कि जब तुम बड़े, agog means highly excited, बड़े पुरजोश, बड़े excited, बड़े एक्टिव होकर तुम खड़े हो. a tearing twisting sheet of pond कहते हैं तालाब को, शीट मीन्स हेयर सरफेस, यानी उसकी उस तालाब की जो एक सरफेस यानी उसकी जो सतह है. अ टीयरिंग ट्विस्टिंग शीट मतलब कि उसकी वो जो एक सेपरेटिंग यानी हटी हुई मतलब अलग अलग सी, और ट्विस्टिंग मतलब टर्निंग, मुड़ी हुई, एक ऐसे जैसे पानी की तालाब की जो एक ऐसी सतह सी है वो तुम्हारे पास से क्लॉट्स यू विद अ फ्रॉग. क्लॉट्स CLOUTS मीन्स हिट्स और पुल, मतलब वो तुम्हें खींचती हुई या तुम्हें धकेलती हुई. एक फ्रॉग मीन्स कि एक मेंढक के साथ तुम्हें खींचती हुई जो है वो अपने साथ ले जाएगी, तुम्हारे पास से गुजरेगी, तो तुम स्टेबल वहाँ पे खड़े नहीं रह सकोगे. अ कैंप ऑफ कारवांस सडनली स्क्वैट्स एंड टेक्स ऑफ. अब कैंप मीन्स अ ग्रुप, ठीक है, एक बड़ा ग्रुप होता है मुख्तलिफ लोगों का, एक ग्रोव जिसको हम कह सकते हैं. ऑफ कारवांस मीन द पीपल हु ट्रैवल टुगेदर, काफला, ठीक है, कारवां बोलते हैं, ऐसे कारवां, ठीक है. तो वो जो लोग एक साथ सफ़र करते हैं, ट्रैवल करते हैं, तो उनका एक ग्रुप जो है वो तुम्हारे पास से अचानक से शोर मतलब स्क्वैश मीन्स कि शोर मचाता हुआ, लाउडली, बहुत ज़्यादा ऊंची आवाज़ों से तुम्हारे पास से यूं करके गुजर जाएगा और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा. अ फेरिस व्हील्स बाउंस अलोंग द स्काईलाइन लाइक अ समर सॉल्टिंग जिराफ. और फिर एक फेरिस व्हील्स यानी वो जो एक जाइंट होता है ना व्हील, जैसा हम अक्सर किसी अम्यूज़मेंट पार्क में भी देखते हैं, वो जो बड़ा सा झूला होता है उसको बोलते हैं एक वर्टिकल रिवॉल्विंग, मतलब होता है वर्टिकल व्हील के, वो जो है
यानी वो क्योंकि हिज टारगेटिंग ऑडियंस इज़ लाइक यू, आपके जैसे जो टीनेजर हैं उनको वो लिख रहा है, वो उसकी टारगेटेड ऑडियंस है। तो वो ऐसी वाली चीज़ों को लेकर आ रहा है, ऐसी बीइंग्स और ऐसी थिंग्स को उसने आपके सामने प्रेजेंट किया है जो कि आपकी उम्र के बच्चों को बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़्यादा ना अट्रैक्टिव लगती हैं। तो यहाँ वो कहते हैं कि वो फेरिस व्हील, वो जो बड़ा सा वो रिवॉल्विंग जो वर्टिकल व्हील होता है, वो ऐसे लगता है कि बाउंड्स अगेंस्ट द अलोंग द स्काई लाइन। स्काई लाइन मीन्स कि अगेंस्ट द स्काई, मतलब जो एंड जहाँ पर लग रहा होता है ना कि यहाँ पे आसमान और ज़मीन की एक ऐसे मिल गई है, एक बाउंड्री लाइन है, तो उसे लगता है कि वो कहते हैं कि वो जो है एक समर सॉल्टिंग यानी एक कलाबाजियाँ लगाते हैं, इट्स द आर्ट ऑफ फ्लिपिंग। समर सॉल्टिंग मीन्स के जो फ्लिप करने का एक तरीका है, ठीक है, कलाबाजी इसको आम तौर पे कहा जाता है। तो जैसे एक बड़ा सा जिराफ, मतलब एक ज़राफ़ा जो है वो कलाबाजियाँ लगाता हो, इस तरह का एक मंजर लगता है स्काई लाइन, मतलब कि आसमान से दूर अगर देखो तो ऐसे लगता है कि वो ऐसे ऐसे कलाबाजियाँ लगाता हुआ चला जा रहा है। रूट्स एंड फाउंडेशंस, नेल्स एंड स्क्रू, नथिंग कैन होल्ड फास्ट, nothing can resist the moon's dead still blast. Now the poet is talking about the things which are solid, मतलब जो ठोस होती हैं उनके बारे में अब वो बात कर रहा है कि रूट्स एंड फाउंडेशंस यानी वो जो बुनियाद या जड़ें हैं, इवन स्क्रू एंड द नेल्स एंड स्क्रू मीन्स हियर कि वो जो पेच या वो जो कील होते हैं, मतलब जिनको हम ज़मीन में काटते हैं, या वो भी वहाँ पर जो है वो किसी भी तरह नथिंग कैन होल्ड फास्ट, मतलब उनकी जो होल्ड मतलब ग्रिप जो है वो नहीं हो पा रही, वो मतलब ग्रिप नहीं कर पाते, वहाँ पे ठहर नहीं पाते हैं। नथिंग कैन रेजिस्ट द मून्स डेड स्टिल ब्लास्ट, कोई भी चीज़, रेजिस्ट मतलब स्टैंड, आई राइट डाउन हियर, स्टैंड मतलब खड़ी नहीं हो पाती, टिक नहीं पा रही है कोई भी चीज़ वहाँ पर, मतलब अपने आप को वहाँ पर चांद की उस डेड स्टिल ब्लास्ट मीन्स के वही बात कि वो वहाँ पर जो एक कम्प्लीटली डेड स्टिल मीन्स कि एक कम्प्लीटली मोशनलेस किस्म का जो एक वो ब्लास्ट है, यानी जो वो आपको ये देखने में तस्वीरों में लग रहा है स्टैटिक्स किस्म का, स्टैटिक है वहाँ पे हर चीज़, साकिन है, ठीक है। और उस सब में कोई भी चीज़ जो है वो रूट्स भी हों, चाहे वो कोई फाउंडेशंस हों, चाहे वो स्क्रू या वो नेल्स हो जो हम मतलब ठोक देते हैं, काट देते हैं, कोई भी चीज़ जो है वहाँ पर उसकी वो जो है अपनी ग्रिप जो है वो अपना होल्ड जो है वो नहीं कर पाती है। तो वजह ये है कि चांद की जो हवा है वो किसी चीज़ को वहाँ पे टिकने नहीं देती। हियर एक्चुअली द पोइट यूजेस हिज इमेजिनेशन, उसने अपनी इमेजिनेशन के थ्रू एक ऐसी पिक्चर डिस्क्राइब कर दी है, एक ऐसी फैंटेसी उसने इमेजिन कर दी है कि ऐसा होगा अगर मून पर हवा बेशक नहीं है लेकिन कोई भी चीज़ वहाँ पे ठहर नहीं पाएगी। उसने उस लो ग्रेविटी को एक बहुत ही गैर संजीदा अंदाज में आप कह लें, या एक बहुत ही लाइट मैनर में उसने आपको इस तरह से उसने कंपैरिजन दे के चीज़ों का आपके सामने प्रेजेंट कर दी है। यहाँ पर एक चीज़ और मेंशन करूँ स्टूडेंट्स के, हमारा जो पोइट है वो बहुत सारी उसने हमारी रूटीन डेली बेसिस पे चीज़ें जो जो हैपनिंग्स होती हैं उनको उसने मेंशन किया है, और साथ साथ उसने उनको कुछ इस तरह की चीज़ों से रिलेट कर दिया है जो कि क्लियरली एक फैंटेसी ही क्रिएट कर रही हैं, एक इमेजिनेशन ही क्रिएट कर रही हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द इमेजिनेशन। इसमें से कुछ भी चीज़ जो है मतलब व्हेन यू आर रीड थ्रू आउट द पोएम, तो ये आप इस चीज़ से ऑलरेडी अवेयर हो जाते हो कि दिस इज़ नॉट ट्रू, ये एक इमेजिनेशन है, ये उसके माइंड की वो जो एक क्रिएशन है जो उसने की है, बट फॉर सेक ऑफ आवर अम्यूज़मेंट, हमें अम्यूज़ करने के लिए, हमें इस चीज़ को इन्जॉय करने के लिए उसने अपनी इमेजिनेशन को बहुत स्ट्रांगली प्रेजेंट किया है इन दिस पोएम मून विंड। सो कम टू पेज नंबर 26। यहाँ पर अबाउट द पोइट का पोर्शन है, उसके बाद से कुछ उन्होंने पोएम का भी एक रिव्यू यहाँ पर दिया हुआ है। इन दिस पोएम द पोइट प्रोवाइड्स अस with a very strange picture of the wind that he imagines to be present on the moon। कि उसने एक strange picture, मतलब वही बात है कि उसने इस तरह की imagination create कर दी है, एक ऐसी उसने एक जो है वो फैंटेसी की एक ऐसी लेयर उसने बना दी है कि आपके माइंड में वो ये चीज़ें आपको बता रहा है कि चांद पर अगर हवा नहीं है या अगर है तो वो ऐसी है।
देयर इज़ नो विंड ऑन द मून एट ऑल येट द थिंग्स ब्लोन अबाउट, कि अगर तो हवा नहीं है लेकिन फिर भी चीज़ें जो हैं वो इधर उधर उड़ती फिर रही हैं, अनकंट्रोलेबल हैं. He then goes on to the point that the wind seems to be howling all over the moon's surface, but it is doing so in utter stillness. मतलब वही बात कि वो कहते हैं कि हवा नहीं है लेकिन चीज़ों को वो और ज़्यादा हाउलिंग कर रही है, किस में, उस मुकम्मल खामोशी में, उस मुकम्मल जो एक साकिन जो है वहाँ की जो एक कामनेस है उसके अंदर भी वो एक अजीब तरह से चीज़ों को उड़ाती फिर रही है. दिस इज़ वेरी स्ट्रेंज इंडीड, रादर लाइक यूजिंग फ्रेजेस सच एज ब्राइट डार्कनेस, डार्क सनलाइट और कोल्ड फ्लेम्स. कैन यू थिंक एनी अदर ऑपोजिट और एब्सर्ड पेयर्स. यानी वो यहाँ पर उसने बहुत ही मीन्स ऐसी चीज़ों को उसने कंपैरिजन दिया है जो कि बहुत ऑपोजिट है. जैसे कि वो कहते हैं कि स्क्रॉल ऑफ हैंड्स एंड कैबेजेस, कि क्या वाक़तन ऐसा हो सकता है कि मुर्गियों और कैबेजेस का एक झक्कड़, एक तेज़ घस्ट जो है वो आपको आके टकरा जाए, या जो मार्की है वो बिल्कुल एक स्वॉन की तरह, या शीट ऑफ पॉन्ड जो है वो आपको लगे, या एक समर सॉल्टिंग जिराफ. मतलब इज़ इट पॉसिबल. मतलब ये किसी तरह से एक absurd किस्म का उसने पेयर बना दिया इन चीज़ों का. इन दिस पोएम वी ऑल्सो कम अक्रॉस वेरी अनयूजुअल थिंग्स सच एज कॉल ऑफ कैबेजेस एंड समर सॉल्टिंग जिराफ, वही बात जो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन की है. Here we see the poet has used his imagination to create completely new images with which to amuse and startle us, कि हमें जिससे वो लुत्फ़अंदोज़ कर सके, हमें जिससे वो हमें इस चीज़ को से हमें मतलब एक मज़ा पैदा कर सके. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द टेक्स्ट. आज हमारे यहाँ तक हमने इस पोएम का टेक्स्ट रीड किया है. बिफोर वी मूव टू आवर इंग्लिश नोट्स, आई वुड लाइक टू गिव यू a glimpse of our book work on page number 27. यहाँ पर अगर आप अपने टेक्स्ट बुक को खोलो तो ये पेज नंबर 27 पर आ जाओ. एक्सरसाइज बी है वर्किंग विद वर्ड्स. पेज नंबर 27 के टॉप पर देखो तो ये एक्सरसाइज का हिंट दिया गया है जिसमें है सिमलीज, और साथ ही उन्होंने लिखा हुआ है प्रोनाउंस्ड सिमलीज, कि किस तरह से आपने इसको प्रोनाउंस करना है. अ सिमली इज़ अ कंपैरिजन. We use similes to make what we say more vivid or more meaningful, or the meanings become clearer. यानी हम सिमली, ये जो एक टर्म है वो क्यों यूज़ करते हैं, फॉर सेक ऑफ द कंपैरिजन, चीज़ों को कंपैरिजन दिखाने के लिए. जैसे बहुत सारी चीज़ों को हम एग्जाम्पल, मैं अगर उर्दू में अगर आपको एक एग्जाम्पल दूँ, जैसे हम कहते हैं कि वो तो चाँद की तरह खूबसूरत है, या तुम शेर की तरह बहादुर हो. यानी शेर और बहादुरी को एक जगह पे हम कंपैरिजन दे रहे हैं, क्योंकि शेर जो है वो निडर है, वो अटैक कर देता है, वो किसी चीज़ के पीछे भी बेखौफ व ख़तर भाग जाता है, वो चाहे कोई छोटा जानवर हो या बड़ा हो. तो वो मतलब इस तरह से ये एक क्वालिटी जो है उसको शो करता है. इसी तरह for example, instead of saying the lake was clear, we might say the lake was as clear as glass. इंग्लिश में जब हम कंपैरिजन देते हैं या हम किसी दो चीज़ों की आपस में उनको मुशाबा करते हैं तो दो वर्ड यूज़ किए जाते हैं, एज एंड लाइक. लाइक का वर्ड भी हम कंपैरिजन में शो करते हैं, मतलब किसी चीज़ के लिए. फॉर एग्जांपल जैसे कहते हैं ही इज़ लाइक अ स्टार, तो स्टार डजंट मीन कि वो एक्चुअली में स्टार है. इट मीन्स इसी तरह से एज को अगर हम करें तो एज क्लियर एज द क्रिस्टल, कि एक इतना साफ शफाफ जैसे एक क्रिस्टल. तो मतलब उस क्लियर की जो एक डिग्री है उसको इंक्रीज़ करने के लिए हमने उसके कंपैरिजन को इसमें यूज़ करने के लिए हमने एज का जो है वो इस्तेमाल किया है. यहाँ पर एक ड्रिल है, हेयर आर सम सिमलीज दैट यू आर फेमिलियर विद, कैन यू कंप्लीट देम. तो यहाँ पर कुछ दिए हुए हैं वर्ड, मतलब एक्सरसाइज है ये. आप अगर ये करेंगे तो इट्स मच बेटर. जैसे एज वाइड एज डैश, यानी यहाँ पर सफ़ेद की खूबसूरती को और इन्हेंस करने के लिए उसने कहा है कि एज वाइड एज, जस्ट आई राइट डाउन हियर दैट स्नो इज़ शोइंग द प्योर वाइट, मतलब एक मतलब जो एक प्योर खालिस्तन सफ़ेद रंग होता है उसको इंडिकेट करने के लिए. तो यहाँ पर आई एम ट्राइंग टू मेक माई मीनिंग मोर क्लियर विद द यूज़ ऑफ स्नो, तो मैंने इसको बताया एज वाइट एज स्नो. फिर दूसरा ऑप्शन है एज क्लियर एज डैश, as clear as crystal, as clear as glass,
एज क्लियर एज वाटर, तो मतलब क्लियर होता है उसमें, आप यू कैन सी द रिफ्लेक्शंस, आप उसके आर पार दे सकते हैं। एज साउंड एज डैश, साउंड मतलब कितनी ज़ोरदार आवाज़ है, इट्स अबाउट द साउंड, इट्स अबाउट द लाउडनेस। तो कहते हैं यहाँ पर है एज साउंड एज बेल, कि जैसे बेल जो एक घंटी होती है उसकी आवाज़ कितनी क्लियर होती है, इसी तरह से। देन एज शार्प एज रेज़र, रेज़र जो शेविंग रेज़र होता है या फिर जो एक नाइफ़ के मतलब इस तरह से यूज़ किया जाता है, तो वो रेज़र को यहाँ पर इसके कंपैरिजन में बोला है। एज पुअर एज अ चर्च माउस, यानी गुर्बत को और ज़्यादा हाईलाइट करने के लिए। फिर एज स्ट्रॉन्ग एज एन ऑक्स, एक बुल, बुल जो है वो एक स्ट्रॉन्ग की जो है वो एक क्लियर करता है, मीनिंग को और ज़्यादा एक्सप्रेसिव बना देता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द टेक्स्ट, और इसके साथ साथ मैंने आपको ये बुक वर्क भी रिलेट किया है फॉर सेक ऑफ टू अंडरस्टैंड द सिमलीज़, आप सिमलीज़ की टर्म को अंडरस्टैंड कर सको। इट इज़ मोस्टली यूज्ड इन पोइट्री, और इसके अलावा हम राइटिंग में भी इसको यूज़ करते हैं टू मेक आवर राइटिंग मोर इफ़ेक्टिव। और हम अपने जो राइटिंग में, क्योंकि हमारा रीडर जो होता है वो हमें पढ़ रहा होता है, सुन नहीं रहा होता उस वक्त, वो हम उसके सामने अपने फेशियल एक्सप्रेशंस नहीं दे सकते, हम उसको बता नहीं सकते हम किस थॉट में ये चीज़ लिख रहे हैं। तो अपनी राइटिंग को और ज़्यादा क्लियर करने के लिए, अपने राइटिंग में लिखते हुए अपने मीनिंग को और ज़्यादा क्लियर करने के लिए सिमलीज़ का यूज़ किया जाता है। सो दिस इज़ द वन ऑफ द टर्म इन राइटिंग। तो ये आपकी इस बुक का, और आगे हम इंशाल्लाह हम जब अपने MCQs और समरीज़ भी रीड करेंगे तो भी आपको ये क्लियर हो जाएगा कि मैंने आपको ये वाला पोर्शन क्यों बताया। दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर टुडेज़ लेक्चर। आई होप यू अंडरस्टैंड। बेटा जी पढ़ें और इसके साथ साथ अपनी लर्निंग जो है वो भी जारी रखें। आप जितना ज़्यादा याद करेंगे उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद है। आई होप कि आप ये सब आपको समझ भी आया हो, और अपने साथ साथ छोटे छोटे नोट्स बनाते जाएं इनको लर्न करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। अपना फ़ीडबैक ज़रूर शेयर करें, आप हमें पूछें, अब जो आपके माइंड में क्यूरीज़ हैं या जो क्वेश्चन हैं उनको ज़रूर हमसे डिस्कस करें। अगर आपको लगता है कि कुछ चीज़ें मिस हो गई हैं, आप हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको मज़ीद इसके बारे में डिटेल देते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।